नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में, जो आपको वाईएस राघव क्लासेस के नाम सर्च करने से मिलेगा। चलिए आज हम बात करते हैं जो आर्ट का जो सेक्शन जो हम यहाँ देख रहे हैं, आर्ट सब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं, उस आर्ट सब्जेक्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था, जो आपकी चित्रण पद्धतियां जो होती हैं, दैट मीन्स अगर हम कहेंगे जो भी आपकी कला पद्धतियां होती हैं, ठीक, हम उसके बारे में आज यहाँ बात करने जा रहे हैं कि देखेंगे कि क्या टेम्परा माध्यम होता है, क्या फ्रेस्को टेक्निक होती है, क्या आपका फास्ट जो टेक्निक जो होती है वो होती है, भित्ति चित्रण के लिए कौन कौन सी टेक्निक प्रयोग की जाती है, जल जो चित्रण है वो क्या होता है, उसके बाद पेस्टल चित्रण क्या होता है, और 2021 में जो पूछा गया क्वेश्चन था इसी से जो अलसी का तेल मतलब लिंसेट ऑयल, तो वो क्या होता है, कहाँ किस तकनीक में उसका प्रयोग किया जाता है, अंडे की जर्दी से हम किस प्रकार के माध्यम को तैयार करते हैं, अगर हम फ्रेस्को टेक्निक की बात करें तो फ्रेस्को टेक्निक में जो प्लास्टर है वो कितनी बार चढ़ाया जाता है, तो एक छोटी से छोटी जानकारी की हम यहाँ बात करेंगे। जो आपका सैद्धांतिक कला का जो पार्ट चल रहा है, सैद्धांतिक कला के पार्ट में आपके लगभग 1 या 2 चैप्टर और बचे हैं, और उसके बाद फिर आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आज तारीख है 15 नवंबर, तो आज जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो जो वो व्यक्ति मुझे कमेंट करके बताए कि मैं आपका आने वाले 1 या 2 क्लास बाद आपका भारतीय कला स्टार्ट करूं या स्टार्ट करूं आपकी पाश्चात्य कला, आप जो भी कहेंगे मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। उसके बाद हम सीरीज वाइज चीजों को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज हम यहां से। तो हेडिंग डालिएगा कला पद्धतियां। कला पद्धतियां, और दोस्तों इस कला पद्धतियां को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। पद्धतियां, ठीक, टोटल मैं आपको 17 से 18 लगभग कला पद्धतियां यहां आपको कराऊंगा, ठीक, जो कि आपको इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी चीजों के लिए। एक मिनट जरा वेट करिएगा। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कला पद्धतियों की, और कला पद्धतियों में जो हम टॉपिक देख रहे थे उसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं टेम्परा माध्यम की। तो हेडिंग डालिएगा, सबसे पहली जो पद्धति है टेम्परा माध्यम। टेम्परा माध्यम या टेम्परा पद्धति। तो देखिए ये टेम्परा पद्धति है क्या और इसको हम किस तरीके के देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि टेम्परा पद्धति किस तरीके के चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है, तो अगर हम बात करें तो टेम्परा पद्धति आपकी अपारदर्शी चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है। कैसे चित्रण के लिए? अपारदर्शी चित्रण के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसका जो धरातल है वो कैसा होना चाहिए, तो देखिए चाहे तो धरातल आपका कैसा हो, कठोर हो, चाहे धरातल कैसा हो आपका, तो मतलब शोषक धरातल हो, मतलब जो आपको क्या करे कि मतलब जिसको बोलते हैं मतलब अगर हम उस पर कुछ भी डालें वो उसको क्या कर ले, सोख ले, तो शोषक धरातल उसको बोलते हैं। मतलब वो जैसे हम अगर भूमि पर पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है, जमीन उसको सोख लेती है, तो शोषक भूमि हो या शोषक कोई भी धरातल हो उस पर आपका ये काम करता है। चलिए लिखिएगा, टेम्परा माध्यम आपका अपारदर्शी चित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अपारदर्शी चित्रण के लिए, ठीक, किसके लिए? अपारदर्शी चित्रण के लिए किसका माध्यम का प्रयोग किया जाता है? टेम्परा माध्यम का प्रयोग किया जाता है। और वो कैसे होता है, देखिए चाहे तो वो जलीय द्रव से हो या तैल से हो, ठीक, तैलीय अथवा जो आपका मोम पदार्थ का मिश्रण हो, किसी से भी आप टेम्परा माध्यम तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आपका वो जलीय, जिसको हम वाष्प बोलते हैं, जलीय, ठीक, द्रव
जलीय द्रव हो से तैलीय, ठीक, तैलीय अथवा जो आपका मौन पदार्थ के मिश्रण से टेम्परा माध्यम तैयार किया जाता है। मौन पदार्थ के मिश्रण से टेम्परा माध्यम तैयार किया जाता है। एक मिनट, ये मिश्रण से चित्रण किया जाता है, माध्यम तैयार नहीं किया जाता। मिश्रण से चित्रण किया जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो धरातल होगा वो धरातल कैसा होगा? तो धरातल होगा इसका कठोर व शोषक भूमि पर। कठोर व शोषक भूमि पर। कठोर व शोषक भूमि पर। अब जैसे अगर इसके माध्यम जो टेम्परा जो पद्धति है उसमें जब भी हम जो चित्रण के लिए जो माध्यम तैयार करते हैं वो माध्यम तैयार करने की जो विधि है वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो माध्यम तैयार होता है इसका अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, ठीक, या अंडे की सफेदी, अंडे की सफेदी, या पूरा ही अंडा ले लिया जाए, या संपूर्ण अंडा, या संपूर्ण अंडे, ठीक, अंडा। इसमें फिर मिलाया जाता है क्या? गोंद। देखो, या तो अंडे की जर्दी हो या अंडे की सफेदी ले लिया जाए, मतलब अंडे का प्रयोग होता है। चाहे तो पूरा अंडा लो या अंडे की जर्दी ले लो या अंडे का क्या ले लो, जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो ले लीजिए, ठीक। उसके बाद गोंद मिलाया जाता है, गोंद के साथ मिलाया जाता है आपका ग्लिसरीन, ठीक, ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन ना हो तो इसमें मिलाया जाता है अलसी का तेल, अलसी का तेल, ठीक। और अलसी के तेल को ही लिंसीड ऑयल बोला जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता गया था 2021 में कि लिंसीड ऑयल क्या है, ठीक। और लिंसीड का ऑयल किसका तेल होता है? और उसमें लिखा हुआ था अलसी का तेल। तो अलसी का तेल जिसको क्या बोला जाता है? लिंसीड ऑयल, ठीक। और ये क्वेश्चन किसका है? 2021 का, टीजीटी 2021, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों किसकी? टेम्परा माध्यम की। अब कहे भाई टेम्परा माध्यम में जो है चित्रण पद्धति किसमें अपनाई गई है? तो देखिए, जब आप अजंता पढ़ोगे, अजंता गुफा के बारे में पढ़ोगे, तो अजंता गुफा में जो आपका चित्रण का माध्यम बनाया गया था वो माध्यम टेम्परा माध्यम बनाया गया था। और टेम्परा माध्यम में प्लास्टर चढ़ाकर क्या किया गया था? उस पर चित्रण किया गया था, ठीक। तो इसको बोलते हैं क्या? आपका कौन सा माध्यम? टेम्परा माध्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम दूसरे की। इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि अगला वाला जो है वो काफी लंबा है और उसमें हम बात करेंगे, ठीक। हटाता हूं मैं इसको। अगली पद्धति लिखिएगा फ्रेस्को, सॉरी फ्रेस्को की, हाँ फ्रेस्को पद्धति लिख सकते हैं, फ्रेस्को पद्धति।
देखिए, जब आप पाश्चात्य कला में बाइजेंटाइन पढ़ेंगे, गोथिक पढ़ेंगे, रोम पढ़ेंगे, रोमनस्क पढ़ेंगे, तो वहां जाकर जो चित्रण पद्धति की गई थी, वहां चित्रण पद्धति की 3 पद्धति अपनाई गई थी फ्रेस्को की। ठीक, जो किसके लिए अपनाई गई थी? भित्ति चित्रण के लिए। मेनली अगर हम बात करें कि जो फ्रेस्को पद्धति है, जो फ्रेस्को टेक्निक है, वो किसके लिए अपनाई जाती है, तो इस ये पद्धति भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है? भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है, की जाती है। ये किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। ठीक, अगर हम बात करें कि जो फ्रेस्को टेक्निक है, चाहे वो आपकी 3 प्रकार की होती है, चाहे वो फ्रेस्को बूनो हो, चाहे वो फ्रेस्को सेस्को हो, या एनकास्टिक हो। ठीक, तो इन तीनों में हम बात करें, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, उस प्लास्टर की कितनी लेयर बनाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट के क्वेश्चन में एक बार, कि जो फ्रेस्को टेक्निक है, जो फ्रेस्को पद्धति में, उसमें प्लास्टर की कितनी लेयर चढ़ाई जाती है, तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। फ्रेस्को पद्धति में प्लास्टर की 3 परत चढ़ाई जाती है। तो फ्रेस्को पद्धति में प्लास्टर की कितनी परत चढ़ाई जाती है? तो 3 परत चढ़ाई जाती है। अब अगर बात करें कि फ्रेस्को पद्धति के प्रकार की अगर बात करें, तो ये कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेस्को पद्धति 3 प्रकार की होती है, कि होती है। कौन कौन सी? तो सबसे पहली हेडिंग डालिएगा ए करके, ए फ्रेस्को ब्रूनो। फ्रेस्को, पहले सेस्को डालो, सेक्सो, फ्रेस्को, सेस्को। ठीक, सेस्को, फ्रेस्को, सेस्को। ठीक, अगर हम फ्रेस्को सेस्को की बात करें, तो ये जो चित्रण पद्धति है, ये किस प्रकार की दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर चित्रण किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम सूखी दीवार की बात करें, ठीक, तो सूखी दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर जब चित्रण किया जाता है, तो उस भित्ति चित्रण को हम क्या बोलते हैं? देखिए, भित्ति का सीधा सीधा मतलब ही दीवार होता है। ठीक, और जो जमीन पर ना हो, ठीक, अगर दीवारों पर हो, तो उसको बोलते हैं हम भित्ति चित्रण। तो भित्ति चित्रण जो किया जाता है, उसमें पद्धति अपनाई जाती है फ्रेस्को पद्धति। और फ्रेस्को पद्धति आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली पद्धति है कौन सी? फ्रेस्को सेस्को। और उसमें जो चित्रण जो होता है, वो कैसा होता है आपका, कि जो आपकी सूखी दीवार होती है, तो सूखी दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर जल रंगों में जो चित्रण किया जाता है, उसको बोलते हैं हम फ्रेस्को सेस्को। तो सूखी दीवार पर सेस्को सूखी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सेस्को सूखी, सूखी दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर जल रंगों में चित्रण। ठीक, सूखी दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर जब जल रंगों में चित्रण किया जाता है, तो उस पद्धति को बोला जाता है फ्रेस्को सेस्को पद्धति। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस पद्धति में बने हुए भित्ति चित्र, ठीक, इस पद्धति में बने हुए भित्ति चित्र स्थायी नहीं रह पाते हैं। तो कैसे नहीं रह पाते? स्थायी नहीं रह पाते। तो चित्र स्थायी नहीं होते हैं।
करते हैं हम दूसरे की। तो बी लिखिएगा आपका फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को ब्रूनो। ठीक, अगर हम फ्रेस्को ब्रूनो की बात करें तो फ्रेस्को ब्रूनो का अर्थ है जो ये भित्ति चित्रण है वो आपका जैसे जैसे दीवार बनती जाती है, ठीक, और जब दीवार बनकर तैयार होती है तो उस समय दीवार कैसी होती है, गीली, तो उसी दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर, ठीक, और प्लास्टर चढ़ाकर उसके साथ साथ ही मतलब गीली दीवार पर ही क्या कर दिया जाता है, चित्रण कर दिया जाता है, ठीक। लेकिन कैसे रंगों में, वो भी जल रंगों में ही चित्रण होता है, ध्यान दीजिएगा। तो गीली दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर, और प्लास्टर भी कैसा होगा, गीला। यहां प्लास्टर को सूखने का इंतजार किया जाता है, दीवार भी सूखी है, प्लास्टर चढ़ा दिया, उसको भी क्या कर दिया, सुखा लिया, तब जाके चित्रण किया गया। लेकिन यहाँ गीली दीवार के साथ साथ क्या करते हैं, प्लास्टर करते चले जाते हैं और साथ के साथ क्या करते जाते हैं, चित्रकारी करते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे दीवार सूखेगी, जैसे जैसे प्लास्टर सूखेगा, वैसे वैसे वो चित्र भी क्या होगा, सूखता चला जाएगा, जिससे कि वो चित्र कैसा हो जाता है कि यहाँ तो अस्थायी था, मतलब अस्थायी था, मतलब स्थायी नहीं था, और वहां चित्रण कैसा हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। तो गीली दीवार पर प्लास्टर चढ़ाकर जल रंगों में चित्रण, ठीक, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो गीली दीवार पर प्लास्टर चलाकर जो जल रंगों में चित्रण किया जाता है वो पद्धति कौन सी होती है, वो आपकी होती है फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति। दूसरा, अगर बात करें कि इस पद्धति में जो चित्र हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं, वो स्थायी चित्र होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चित्र स्थायी होते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो अगली पद्धति आती है, इसी में जो तीसरा पार्ट है इसका, वो है आपका फ्रेस्को एनकास्टिक। फ्रेस्को एनकास्टिक। अब अगर हम फ्रेस्को एनकास्टिक की बात करें तो देखिए, मोम मिश्रित रंगों के द्वारा, चाहे गीली दीवार हो चाहे सूखी दीवार हो, ठीक, उस पर किया गया चित्रण, उसमें दीवार का माध्यम नहीं है लेकिन प्लास्टर चढ़ाया जाएगा, लेकिन जो चित्रण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, मोम की मिश्रित रंगों के द्वारा। अब तक जो चित्रण हो रहा था वो किस तरीके के रंगों का चित्रण हो रहा था, जल रंग चित्रण का। लेकिन इसमें जो रंगों को क्या किया जाएगा कि जैसे कि सपोज करिए कोई ये दीवार है और इस पर हमें कोई चित्रण करना है, तो हमने क्या कर दिया, पहले उस पर क्या लगा दिया, मोम लगा दिया, और मोम लगाकर हमने रंगों को लिया और उसको बिखेर दिया, ठीक, सूखे रंगों को। अब जहां जहां मोम लगा होगा वो क्या करेगा कि उन रंगों को पकड़ लेगा, और बाकी जो रंग है वो क्या करेंगे, हवा के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। अब जहां जहां रंग रह गया, ठीक, तो वही जो आकृति निकल कर आई भित्ति चित्रण की, उस आकृति को बोला जाता है फ्रेस्को एनकास्टिक, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा कि मोम मिश्रित रंगों को मिलाया जाता है, ठीक, इसमें चित्रण रंगों को, ठीक, मोम में मिलाया जाता है, ठीक। और मोम में मिले हुए रंगों द्वारा जो चित्रण किया जाता है उसी को बोला जाता है फ्रेस्को एनकास्टिक विधि। तो जो भित्ति चित्रण की अगर हम बात करें तो तीन पद्धति आती है। पहली आती है आपकी फ्रेस्को सेस्को जो सूखी दीवार पर होती है, दूसरी आती है फ्रेस्को ब्रूनो जो गीली दीवार पर होती है, और तीसरी आती है फ्रेस्को एनकास्टिक,
ठीक, इन तीनों में अंतर ये है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये सूखी दीवार पर है, ये गीली दीवार पर है, लेकिन रंग जो है वो जल रंग ही प्रयोग किए गए। अगर हम इन तीनों में बात करें तो तीनों में अंतर ये है कि ये सूखी दीवार है, ये गीली दीवार है, लेकिन ये दीवार चाहे सूखी हो चाहे कैसी हो, गीली हो। दूसरा अंतर क्या है कि ये दोनों जल रंग में चित्रण किए जाते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें इन दोनों से ये कैसे अलग है कि इसमें जो रंग है वो किस में मिलाए जाते हैं, मोम में मिलाए जाते हैं, या कि मोम की आकृति बनाकर उस पर रंग बिखेर दिया जाता है सूखे, और जो बच जाता है उसको हटा दिया जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये पद्धति होती है आपकी भित्ति चित्रण की, जो फ्रेस्को पद्धति होती है। अब मैं साइड में हट जाता हूँ, जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट, और बात करते हैं अगली हम पद्धति की। चल आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई हो गया नहीं लिया तो एक बार और ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम तीसरी पद्धति की। ध्यान देना दोस्तों, जो आपके माइकल एंजेलो थे उन्होंने, और जो लियोनार्डो दा विंची थे उन्होंने सिस्टाइन चैपल के गिरजाघरों में जो पद्धति अपनाई थी भित्ति चित्रण की, उसमें जो पद्धति अपनाई थी वो फ्रेस्को पद्धति में उन्होंने चित्रण किया था। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं हम अगले पार्ट की। एक मिनट जरा मैं इसका निशान लगा लूं, निशान मिट गया है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा वास पद्धति, वास पद्धति। तीसरा वास पद्धति। जो वास टेक्निक है वो क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए कि जो वास टेक्निक है वो कहां प्रयोग में लाई गई थी, तो ध्यान दीजिएगा कि चीन और जापान में जो वास तकनीक थी वो बहुत लंबे समय से प्रयोग में लाई जा रही थी। उसके बाद इस तकनीक का जो प्रभाव पड़ा वो भारत में पड़ा, और भारत में वास पद्धति में चित्रण करना चालू किया गया। ठीक, अब ऐसे अगर हम बात करें कि यहां से कि ये सबसे ज्यादा प्रचलित कहां थी, तो लिखिएगा चीन तथा जापान में, चीन तथा जापान में यह पद्धति बहुत लंबे समय से, लंबे समय से प्रचलित थी। ठीक, बहुत लंबे समय से क्या थी, ये प्रचलित थी। अगर इसमें हम बात करें कि जो पेपर, जो किस तरीके के पेपर पर इसमें चित्रण होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पेपर है, पेपर होता है सफेद कैंट पेपर पर या हाथ द्वारा बने पेपर पर चित्रण किया जाता है। इसमें जो चित्रण है, चित्रण, इस पद्धति में जो चित्रण है सफेद कैंट पेपर, सफेद कैंट पेपर, या अगर बात करें हाथ द्वारा, हाथ द्वारा जो बने पेपर पर चित्रण, द्वारा बने पेपर पर चित्रण, जो चित्रण है वो सफेद कैंट पेपर या हाथ द्वारा बने पेपर पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कि ये पद्धति कहां प्रयोग में लाई जाती है, तो देखिए जब भी दृश्य चित्रण के लिए हमें कोई पद्धति अगर प्रयोग में लानी है तो उसके लिए हम किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, वो वास पद्धति का प्रयोग करते हैं।
तो ये पद्धति दृश्य चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? ये जो है दृश्य चित्रण के लिए क्या की जाती है? प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, सही दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि वास पद्धति कितने प्रकार की होती है, तो वास पद्धति हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं हम स्थानीय वास या आंशिक वास, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण वास। अब ये क्या होता है कि जैसे कि जो पेपर है हमारा, उसमें हम पहले जिस हिस्से में चित्रकारी करना चाहते हैं, हम किसी पेपर के किसी एक हिस्से में चित्रकारी करें और उसको बार बार धोकर उसको क्या करें, हम पक्का करें। अब ये वास पद्धति का मतलब क्या है कि देखिए, जब हम चित्रण करते हैं, दृश्य चित्रण करते हैं, उसमें हम रंग लगाकर उसको जब हम बार बार धोते हैं, तो जो बार बार धोने का जो पद्धति है उसी को हम बोलते हैं वास पद्धति। अब हम पेपर के किसी एक हिस्से में रंग लगाकर हम उसको बार बार धोकर उसको पक्का करें, और फिर जब हम दूसरे हिस्से में जब हम चित्रण करें, तो ये तो हो गया आपका आंशिक वास, या जिसको हम बोलते हैं स्थानीय वास। लेकिन अगर वही जो चित्र हमें बनाना है, पहले हम पूरे चित्र को बनाएं और पूरे चित्र जितना भी हमें चित्र बनाना बनाएं, फिर हम धोएं, फिर उसमें रंग भरें पक्का करने के लिए, फिर उसको धोएं, फिर उसको भरें, तो जब ये विधि बार बार चलती है, तो लेकिन संपूर्ण चित्र के लिए, मतलब संपूर्ण पेपर पर, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, संपूर्ण वास। ठीक, तो दो तरीके से आती है आपकी। तो कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। यह दो प्रकार की होती है। पहली होती है जिसको बोलते हैं स्थानीय वास, स्थानीय वास या आंशिक वास। देखिए, स्थानीय वास या आंशिक वास क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब पतला रंग बार बार लगाया जाता है किसी एक खंड में, किसी एक खंड में पतला रंग बार बार लगाया जाता है, ठीक, किसी एक खंड में जब पतला रंग बार बार लगाया जाता है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय वास या आंशिक वास। मतलब धोने के बाद क्या किया जाए, दोबारा लगाया जाए। ठीक है, फिर इसको सूख जाने पर चित्र को धोकर वाटिक पेपर से सुखाया जाता है। चित्र को धोकर वाटिक पेपर से सुखाया जाता है। वाटिक पेपर से सुखाया जाता है, फिर रंग लगाया जाता है, फिर रंग लगाया जाता है। कब तक? जब तक आपका मनोवांछित, मतलब जिस तरीके का आपका जो चित्रण आप चाहते हैं उस तरीके का चित्रण ना मिले। मतलब कब तक? जब तक मनोवांछित प्रभाव ना आए,
लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि ये किसी एक खंड में लगाया जाता है पेपर के। ठीक, किस में लगाया जाता है? खंड में लगाया जाता है। और ऐसा बार बार किया जाता है संपूर्ण चित्रण करने के लिए। ठीक, तो अब अगर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो बाटिक पेपर का जो प्रयोग है वो किस चित्रण में किया जाता है, तो वो किस पद्धति में किया जाता है? बास पद्धति में किया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कि बाटिक प्रयोग का जो बाटिक पेपर का जो प्रयोग है वो किस पद्धति में किया जाता है, तो वो आपकी वास पद्धति में बाटिक पेपर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका संपूर्ण वास। वास, अब ये संपूर्ण वास क्या होता है, या संपूर्ण वास मतलब कहां आता है? तो ध्यान दीजिएगा कि संपूर्ण चित्र में रंग लगाकर उसे धो लिया जाता है और फिर सुखाया जाता है। ये क्या था? किसी एक खंड में, मतलब चित्र जो हम बना रहे हैं उस चित्र की आउटलाइन बनाने के बाद किसी एक खंड में हमने क्या कर दिया कि रंग लगाया। रंग लगाने के बाद उसको सुखाया, सूख जाने के बाद फिर उसको बाटिक पेपर से धोकर फिर हमने कलर लगाया जब तक हमारा मनोवांछित प्रभाव नहीं आया, मन मुताबिक प्रभाव नहीं आया। और ऐसा हम जब तक करेंगे जब तक संपूर्ण चित्र न आ जाए। तो अगर हम कहें कि लंबी विधि कौन सी है, स्थानीय वास या आंशिक वास। ठीक, लेकिन संपूर्ण वास होता है कि हम पूरे चित्र में जो भी हम चित्र बनाना उसमें पहले एक साथ सभी रंग लगा दें, और सभी रंग लगाने के बाद फिर सूख जाने के बाद फिर उसको बाटिक पेपर से धोकर, चित्र को धोकर बाटिक पेपर से सुखाने के बाद फिर दोबारा से रंग हम उसमें लगाएं, लेकिन संपूर्ण चित्र में, किसी एक खंड में नहीं। तो लिखिएगा संपूर्ण चित्र में, संपूर्ण चित्र में रंग लगाकर संपूर्ण चित्र में रंग लगाकर उसे धो लिया जाता है। धो लिया जाता है और फिर सुखाया जाता है। फिर सुखाया जाता है। और सुखाने के लिए किस तरीके के पेपर का प्रयोग करते हैं? बाटिक पेपर का। तो अगर हम बात करें कि वास पद्धति कौन सी पद्धति है, तो सबसे पहले वास पद्धति हमें कहां देखने को प्रचलित मिली? वो मिली कहां? चीन और जापान में। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि वास पद्धति हमें किस प्रकार के चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है, तो जब भी हमें दृश्य चित्रण करना होता है तो दृश्य चित्रण के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है पद्धति, वो कौन सी पद्धति है? आपकी वास पद्धति है। उसके बाद वास पद्धति आपकी दो तरीके से होती है। अच्छा, अगर हम बात करें किस तरीके के पेपर पर होती है, या तो कैंड पेपर पर होती है या हाथ के द्वारा जो बनाए गए पेपर पर जो होती है। ठीक, स्थानीय वास और संपूर्ण वास। स्थानीय वास और संपूर्ण वास में पद्धति का जो तरीका है, जो चित्रण पद्धति है, वो एक ही है, लेकिन अंतर इतना है कि वो चित्र के किसी एक खंड में रंग लगाकर उसको बार बार धोकर, ठीक, बाटिक पेपर से सुखाकर फिर मनोवांछित प्रभाव आने तक उसका मतलब हम बार बार रंग लगाते हैं, लेकिन किसी एक खंड में, संपूर्ण चित्र में नहीं। लेकिन जब यही काम हम संपूर्ण चित्र में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम संपूर्ण वास। तो ये थी आपकी कौन सी पद्धति? वास पद्धति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड में हूं। चलिए, और अब बात करते हैं हम किसकी? आपका पेस्टल, ठीक, पद्धति। पेस्टल पद्धति। पेस्टल पद्धति, देखिए पेस्टल पद्धति हमारी कहां प्रयोग की जाती है? ठीक, तो सबसे पहले अगर पेस्टल पद्धति हम बात करें कि जब भी हमारा जो माध्यम होगा, पेस्टल माने क्या करना? चिपका देना। आपने पुट्टी होते देखी है, जैसे जो प्लास्टर होता है उसके बाद जब हम पुट्टी करते हैं तो उसका जो माध्यम होता है वो कैसा माध्यम होता है? खुरदरा होता है। तो हम पुट्टी को क्या करते हैं? हम चिपकाते हैं।
जब हम दीवारों पर प्लास्टर चढ़ाते हैं तो प्लास्टर को हम क्या करते हैं, फेंक के उसको चिपकाते हैं, फिर वो क्या कर लेता है, जो आपका जो सीमेंट होता है उसमें क्या कर लेता है, पकड़ बना लेता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जो आपका जो पेस्टल है, पेस्टल मतलब क्या हो गया, चिपका देना, मतलब पेस्ट कर देना। ठीक, आपने देखा होगा जब आप किसी कप वगैरह पर कोई फोटो वगैरह, मतलब फोटो वाला कप बनवाते हैं, या किसी नाम की, जैसे ये नाम जो लगा हुआ है, जैसे ये टी शर्ट हम बनाते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि किसी भी चीज को इस पर रखकर क्या कर देते हैं, उसको प्रेस कर देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, वो पेस्ट हो जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इसका जो माध्यम है, माध्यम कैसा है, तो माध्यम की बात करें तो पेस्टल पद्धति में जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, वो खुरदरा या कड़ा माध्यम होता है, खुरदरा या कड़ा माध्यम। ठीक, कैसा माध्यम होता है, खुरदरा होता है या कड़ा माध्यम होता है। ठीक, और पेस्टल पद्धति हमें कहां प्रयोग में लाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस पद्धति का प्रयोग, पेस्टल पद्धति का प्रयोग इस पद्धति का प्रयोग चित्र में बारीक प्रभाव लाने के लिए, क्योंकि इसी पद्धति के द्वारा हम चित्र में बारीक प्रभाव दे सकते हैं। मतलब अगर कोई चित्र में बारीक प्रभाव देना संभव है तो उसके लिए हमें किस पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा हमें किसका, पेस्टल पद्धति का। तो चित्र में इस पद्धति का प्रयोग चित्र में बारीक प्रभाव देने के लिए किया जाता है। ठीक, बारीक प्रभाव देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आपका पेस्टल पद्धति का। आगे देखिए, अगर हम बात करें पेस्टल पद्धति, तो चित्र में बारीक प्रभाव देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका पेस्टल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें आज के डेटा में, तो दोस्तों ये जो आपका फ्रेस्को पद्धति, जो हमने बात की टेम्परा पद्धति, हमने बात की वास पद्धति की, ये पद्धतियां क्या आती, थोड़ी सी लंबी लंबी पद्धति आती, जिसको मैं इसको एक वीडियो में मैंने इसको कवर किया है, और आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने दूंगा। ठीक, क्योंकि आगे जो आने वाली जो पद्धतियां हैं वो बहुत छोटी छोटी पद्धतियां हैं, जिसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे, और जिससे आपकी जो पद्धतियां हैं, जो कला पद्धतियां हैं, उसकी 2 वीडियो बनकर क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। तो चलिए, अगर आपका आज का डेटा मेरा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कला पद्धतियों की अगली वीडियो में। ठीक, और देखेंगे कि बाकी जैसे तैल पद्धति क्या है। ठीक, आपकी जो आगे अगर हम पद्धति की बात करेंगे, दूधी चित्रण क्या होता है, उसके बाद आपका पट चित्रण, ठीक, फड़ चित्रण, ठीक, दृश्य चित्रण, ये क्या क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए योगेश कुमार की तरफ से आपको सभी को जय हिंद। मिलते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।